कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। जी हाँ, खेत खलिहानों की बात लेकर हम हाजिर हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आप सबों का स्वागत है। तो कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। हजारीबाग के मुर्गी पालकों के लिए कुक्कुट विकास योजना। वर्ष 2014-15 में कृषि विभाग के लिए 571 करोड़ रुपए का बजट। कामयाब किसान चक्रधर सिंह से एक मुलाकात। और अब समाचार विस्तार से। जिला पशुपालन कार्यालय हजारीबाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुक्कुट विकास योजना के तहत हजारीबाग में 8 इकाई स्थापित किया जाना है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 6 और आदिवासी तथा अनुसूचित जाति के लिए 2 इकाइयां निर्धारित है। इस योजना में सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के लाभुकों को 50% अनुदान दिया जाएगा, जबकि आदिवासी और अनुसूचित जाति के लाभुकों को 70% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ उठाने की इच्छुक मुर्गी पालक विशेष जानकारी के लिए जिला पशुपालन पदाधिकारी हजारीबाग या अपने प्रखंड के पशुपालन पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में कृषि विभाग के लिए 571 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावे कृषि से संबंधित विभाग पशुपालन के लिए 62 करोड़ 88 लाख, मत्स्य पालन के लिए 54 करोड़ 60 लाख, डेयरी के लिए 107 करोड़ 75 लाख, लघु सिंचाई के लिए 416 करोड़ और जल संसाधन विभाग के लिए 1481 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इन दिनों लीटर में नमी रहने के कारण 3 सप्ताह की उम्र वाले मुर्गियों में कॉक्सडिया नामक रोग होने का खतरा ज्यादा रहता है। मुर्गियों को इस रोग से बचाने के लिए विशेष रूप से लीटर के बेहतर प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के लिए बिछावन के रूप में जो अनाज या पुआल की भूसी डाली जाती है, उसे तकनीकी भाषा में लीटर कहा जाता है। लीटर में नमी रहने से मुर्गियों को खूनी दस्त यानी कॉक्सिडिया रोग हो सकता है। बचाव के लिए मुर्गी पालक इस मौसम में लीटर को धूप में अच्छी तरह सुखा लें या लीटर में चूना मिला दें। तो आप लीटर का प्रबंधन जो है वो अच्छी तरह से रखें, नहीं तो नमी हो जाने पर आजकल देखा जा रहा है कि बहुत जगह पर तीसरे सप्ताह में खास तौर से कॉक्सिडिया नाम की बीमारी, जिसे खूनी दस्त कहा जाता है, वो होने का प्रकोप हो जा रहा है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि मुर्गियां मरने भी लगती हैं। तो कॉक्सिडिया से बचाव के लिए आप अपने लीटर का प्रबंधन अच्छी तरह से करें। जो किसान पॉली हाउस या ग्रीन हाउस जैसे संरक्षित संरचना में सब्जी फसल टमाटर की खेती से अधिकाधिक उपज प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्वर्ण अनमोल नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। टमाटर की उन्नत किस्म स्वर्ण अनमोल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी खेती सालों भर की जा सकती है। इसकी बढ़वार बहुत तेज है और ये बहुत जल्द तैयार हो जाती है। किसान इसे कृषि अनुसंधान केंद्र पलांडू से प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों ने अपने केंद्र से टमाटर की एक अभी स्वर्ण अनमोल किस्म निकाली है, जो कि असीमित बढ़वार वाली किस्म है और इसकी खेती हम बाहर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी असीमित बढ़वार वाली किस्म है और फूल निकलते रहते हैं और पौधा बढ़ता रहता है। अगर 3-4 मीटर ऊंचाई तक भी इसका पौधा चला जाता है। और तो इसी को हम लोग यहाँ पे अपने झारखंड प्रदेश में भी और दूसरे प्रदेश किसान भाइयों के लिए संस्थित करते हैं स्वर्ण अनमोल किस्म। इसका बीज भी हम लोग बनाने हैं। बहुत ही अच्छी किस्म है। इसकी खेती अगर किसान भाई करेंगे तो बेमौसम, चाहे गर्मी का मौसम हो, जाड़े का मौसम में भी। वैसे तो सफल किसान चक्रधर सिंह सभी मौसमी फसलों की खेती करते हैं, लेकिन ये अभी अपने खेत में अनाज वर्गीय फसल गेहूं लगाए हुए हैं। तो आइए इनसे मिलकर जानते हैं इनकी खेती का हाल। चक्रधर सिंह उस काबिल किसान का नाम है जो कभी भी अनाज वर्गीय फसलों की उपेक्षा नहीं करते हैं। देश की 2 मुख्य फसलों में है चावल और गेहूँ। मौसम गेहूँ का है और चक्रधर सिंह अपने 3 एकड़ खेत में गेहूँ की शानदार खेती कर रहे हैं। हमारा खेती बाड़ी से ही सब होता है। बाल बच्चा पढ़ा रहे हैं, खेती बाड़ी से हम पढ़ा रहे हैं।
जितना भी हो रहा है, जितना भी हमारा मतलब खेती बाड़ी से ही हो रहा है, जितना भी साल में हम करीब 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख ऐसा कमा लेते हैं, पैसा आ जाता है। कृषि से संबंधित कुछ और गतिविधियों पर आइए डालते हैं एक नजर। बीते दिनों रांची हेहल में आयोजित 2 दिवसीय बागवानी महोत्सव 2014 संपन्न हुआ। इस दौरान राज्य में बागवानी खेती के विस्तार के संबंध में बताते हुए कृषि सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा, उनके गांव में रहने वाले अन्य व्यक्तियों को ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से बागवानी फसलों से हम लोग अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, हमारी कृषि की उपज को बढ़ा सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। हम लोग साल दर साल धान की खेती करते आए हैं और धान की खेती से और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2050 रुपए से 2100 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2450 रुपए, चावल उत्तम 3350 रुपए से 3400 रुपए, गेहूं 1850 रुपए से 1900 रुपए, चना 3300 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4700 रुपए से 5000 रुपए, दाल चना 3750 रुपए से 3800 रुपए, सरसों तेल 8875 रुपए से 9200 रुपए, चीनी 2950 रुपए से 3000 रुपए, आलू 750 रुपए से 800 रुपए और प्याज 950 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारी ली, मौसम के मिजाज के बारे में, मंडी के भाव के बारे में, तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। लेकिन किसान भाइयों, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। बिल्कुल, मैं भी तो यही कहने वाली। इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ ठीक है।
जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। अब बारी है जानकारी की। इंतजार है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल, किसान भाइयों को इंतजार है कि जानकारी का सिलसिला अब शुरू किया जाए, तो बातचीत बंद और जानकारी का सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम जो जानकारी देने जा रहे हैं वो बिचड़े उत्पादन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। और बिचड़ा उत्पादन किस चीज का? लत्तेदार सब्जियों का। और बिचड़ा उत्पादन कहाँ करना है? तो बिचड़ा उत्पादन करना है पोट ट्रे विधि से। और यानी ट्रे में हम बिचड़े का उत्पादन कैसे करें, लत्तेदार सब्जियों के का जो बिचड़ा है उसका हम कैसे उत्पादन करें। तो जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय कुमार जी। आइए फटाफट जानकारी ले लेते हैं। अभी हम ICAR पलांडू के प्रांगण में, और अभी आपसे चर्चा करेंगे लत्तेदार सब्जियों का प्रो ट्रे में बिचड़ा उत्पादन के बारे में, जिसकी हमें बेहतर जानकारी देंगे मिस्टर धनंजय सर। सर, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जैसे अमूमन देखा जाता है कि अन्य सब्जियों में कि वो बीज से उत्पादन कर सकते हैं, तो क्या लत्तेदार सब्जियां भी बिचड़ा से उत्पादन हो सकता है? आज जो नई नई तकनीक आई है, जैसे कि प्रो ट्रे का या प्लास्टिक का ट्रे जो जब से आया है, तब से जो है जितनी भी लत्तेदार सब्जी है, चाहे आप किसी भी मौसम में उसको लगाए, गर्मी जाड़ा बरसात, आप अगर उसका बिचड़ा उत्पादन कर सकते हैं तो उससे जो है ज़्यादा ही आपको लाभ होगा। और जैसे कि हम लाभ की बात करते हैं तो पहले तो है कि बेमौसमी खेती आप कर सकते हैं। किसी भी मौसम में आपको, जैसे कि जाड़ा के दिन में आपको लत्तेदार सब्जी का पौधा तैयार करना है, तो बाहर में जब लत्तेदार सब्जी का बीज बोआई करते हैं तो उस समय जो है वहाँ पर अंकुरन नहीं होता है, तापमान कम होता है। तो कहीं पर भी आप प्लास्टिक का ट्रे रख करके और उसको थोड़ा सा प्लास्टिक से ढक करके अगर आप बीज लगा देते हैं तो आपके जाड़े के दिनों में भी जो है आपका बिचड़ा तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि हमारा जो है नेनुआ, खीरा, करेला, इस सब का बिचड़ तैयार है और रोपाई भी प्रारंभ हो गया है, जबकि किसान के खेत में अभी जो है बीज बुआई हुआ होगा। और बीज बुआई करने के बाद क्या है कि अभी जैसे मौसम गड़बड़ हो गया है, ठंडा बढ़ गया है, तो अंकुरन नहीं होगा, तो उस तरह का जो है इसमें नुकसान नहीं होता है। दूसरा है कि आपको जो है इस तरह का ट्रे में करने से, बिचड़ा तैयार करने से क्या है कि आपको 25 से 30 दिन तक जो है खेत में जो है पानी देने का समस्या नहीं रहेगा, दवाई का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, आपको लेबर का बचत होगा। 25 से 30 दिनों तक खेत में कोई काम जब नहीं करना है, एक छोटे से एरिया में जहाँ पर रखिए आपका प्लास्टिक ट्रे रखा हुआ है, वहाँ पर जब आप थोड़ा सा मेहनत करके आप अपने लेबर कॉस्ट, पानी का और दवा का खर्चा को बचा सकते हैं। तो अगर हम बात करें लत्तेदार सब्जियों की, तो ये हमारे जैसे अन्य जो सीधा बुआई होता है उनसे कितना अंतर फर्क पड़ता है इस लत्तेदार सब्जियों में? किसान भाइयों, क्योंकि अभी तक जो तकनीक था उस तकनीक में कोई ऐसा तकनीक नहीं था कि लत्ती वाली सब्जी जितना, जैसे खीरा, करेला, नेनुआ, कोहड़ा, झींगी, तरबूज, खरबूज, लौकी, इस सब का जो है बिचड़ा उत्पादन किया जाता था, क्योंकि इसका कुछ उस तरह का तकनीक नहीं था। अभी जो नई तकनीक आई है जिसमें कि प्लास्टिक के ट्रे में मिट्टी रहित, इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, जब मिक्सचर बना करके वो बीज लगाते हैं तो जितने भी लत्तीदार सब्जी हों, कोई भी मौसम में है, तो अगर आप लगाते हैं तो पहला तो जैसे हम बोले कि पानी की बचत 1 महीना तक होगा, दूसरा है दवा का बचत होगा, तीसरा है 1 महीना तक आपको कोई लेबर खेत में लगाने की ज़रूरत नहीं होगा। तो इतना तो आपको फ़ायदा है। उसके साथ साथ जो है आपको फसल जो है, फसल का उत्पादन जो है, हम समझते हैं जो पारंपरिक ढंग से आप बीज बुआई करके करते हैं और आप ट्रे में करेंगे तो 1.5 से 2 गुना आपको उपज पर भी इसका असर पड़ेगा। अगर हमारे किसान भाई लत्तेदार सब्जियों का बिचड़ा उत्पादन करना चाहें तो उन्हें किन किन सामग्रियों का प्रयोग करना पड़ेगा या किन किन सामग्रियों का आवश्यकता पड़ सकती है?
किसान भाइयों, अभी जैसे कि प्लास्टिक ट्रे या प्रो ट्रे बोलते हैं, ट्रे आपको लेना होगा। दूसरा है इसमें कोकोपीट, जो नारियल के छिलका को पीस करके केरला में जो है ईटा जैसा जमा दिया जाता है, 5-5 किलो का आता है, जिसको कि अगर पानी में आप डालेंगे, पानी में 10 से 15 मिनट रखेंगे तो वह जो 5 किलो है लगभग 25 किलो बन जाता है। और उसके बाद तीसरी सामग्री जो है केचुआ खाद है। इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं, गोबर का प्रयोग नहीं करते हैं, केचुआ खाद का और कोकोपीट का मिक्सचर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। और प्लास्टिक का ट्रे जब आप एक बार लेंगे तो लगभग 4 से 5 बार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें जो है मतलब एक ट्रे की लागत जो है 25 रुपये के आसपास आती है। कोकोपीट आपको 25 रुपये किलो उपलब्ध है और केचुआ खाद जो है 6 से 7 रुपये किलो है। तो इसमें जो मिट्टी से बीमारी पैदा होता है, जब हम कोई भी बिचड़ा उत्पादन करते हैं तो मिट्टी से जो बीमारी पैदा होता है, बीज लगाते हैं और सड़ने गलने का जो बीमारी आता है, वह बीमारी जो है इसमें नहीं आएगा। तो मिट्टी से जब बीमारी नहीं आएगा तो आपको जो है वहाँ पर कोई दवा डालने की ज़रूरत नहीं होगा। दूसरा है कि जब हम लत्तीदार सब्जी का खेती करते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक लाल वाला कीड़ा जो है, जिसे गांव में भगजुगनी बोलते हैं, कि जैसे ही अंकुरन होता है और पत्ती चाटना शुरू कर देता है। तो जो आप ट्रे में करते हैं तो उसका भी जो है समस्या का समाधान आपको 1 महीना तक हो जाता है। जैसा कि सर हमारे किसान भाइयों में लागत की एक बहुत ही बड़ी मुख्य बात होती है, तो क्या लागत में फ़र्क पड़ता है सीधी बुआई और ये प्रो ट्रे में बिचड़ा उत्पादन से? थोड़ा सा तो जो किसान भाई शुरू में करेंगे तो थोड़ा सा उनको लगेगा कि हमको प्लास्टिक का ट्रे लेना है और कोकोपीट लेना है और केचुआ खाद लेना है, तो उसमें जो है कुछ लागत लगता है। लेकिन अगर पूरे हम उसको देखेंगे, योजनाबद्ध ढंग से देखेंगे कि जहाँ पर हम एक आप किसान भाई क्या करते हैं कि कहीं पर भी 4-5 बीज लगाते हैं एक साथ। जब हम प्रो ट्रे में लगाते हैं तो एक खाना में एक ही बीज लगाते हैं और बीज का अंकुरन अगर सही है तो आपको 100 में 80-85 बीज आपको ज़रूर अंकुरित होगा। तो जहाँ पर आपको 100 पौधा की ज़रूरत है तो आप 150 बीज का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम पारंपरिक ढंग से खेती करते हैं तो जहाँ पर 100 पौधा की ज़रूरत है तो हम 500 बीज लगाते हैं। तो अगर बीज का आप पैसा को जोड़ेंगे तो ट्रे और कोकोपीट में आपको ज़्यादा लागत नहीं आएगा। और जो कोकोपीट और ट्रे आपको वही केचुआ खाद आप जो डाल रहे हैं वह पुनः आपके खेत में भी जा रहा है, क्योंकि वो पूरे जो है मिक्सचर के साथ जो जब उसका जड़ देखेंगे तो जड़ जो इतना अच्छा से मिक्सचर पर कॉम्पैक्ट हो जाता है कि पूरे मिक्सचर के साथ हम खेत में जब लगाते हैं तो ट्रे के छोड़ करके पूरा मटेरियल जो है हमारा खेत में चला जाता है। तो जो भी केचुआ खाद डाले हैं वो आपको पौधा के साथ खेत में लग जाता है। तो देखने में थोड़ा सा शुरू में लगेगा कि आपका लागत ट्रे में लग रहा है, लेकिन अगर पूरे खेती का आप सही से मूल्यांकन करेंगे तो वह लागत कुछ भी नहीं है और उत्पादन आपका 1.5 से दुगना। तो जैसा कि ये नई तकनीक है हमारे किसान भाइयों को, तो क्या मुख्य ध्यान इन्हें रखना पड़ेगा? आप इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दे दें। पहले तो है कि जब भी उनको लगाना हो तो एक तरह से, जैसे कि मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि खीरा का बात करते हैं कि 1 एकड़ में लगभग 4000 के आसपास पौधा लगता है। तो 4000 पौधा के मतलब कि 400 ट्रे, हम 40 ट्रे चाहिए। एक ट्रे का जो है 98 से 104 खाना होता है, तो 40 ट्रे हमको चाहिए। तो 60 ट्रे में अगर हम बीज बुआई करते हैं तो 60 ट्रे में बीज बुआई करते हैं तो हमारे 1 एकड़ के लिए जो है तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो थोड़ा सा जब ध्यान देने की बात है तो जैसे कि जाड़ा के दिन है तो हम जहाँ पर भी ट्रे रखें तो थोड़ा रात में गर्मी बना दे, पाला से बचा दे, सफ़ेद पारदर्शी प्लास्टिक से उसको ढक दे। जब गर्मी में हम यही ट्रे में लगा रहे हैं तो थोड़ा सा पौधा को छाया बना दें कि अंकुरित जब होता है तो उसको मतलब तेज़ धूप नहीं चाहिए, हल्का धूप चाहिए, तो वहाँ पर छाया बना दें। और जब बरसात के दिनों में जब हम लट्ठीदार सब्जी का बिचड़ा उत्पादन कर रहे हैं तो पानी से बचाव कर दें कि तेज़ बारिश से हमारा जो बिचड़ा ख़राब नहीं हो। तो तीनों मौसम में हम लट्ठीदार सब्जी का बिचड़ा तैयार कर सकते हैं और तेज़ बारिश से, तेज़ धूप से और तेज़ ठंडा से बचाने के लिए जो है हमको जो भी अपने गांव में घरेलू सामग्री है उसी से इसको जो है बचाव करना। तो हमारे विशेषज्ञ ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी और डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या
पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। वाह, बहुत ही बढ़िया जानकारी रही। लेकिन हमारे एक विशेषज्ञ और आपके इंतजार में है, क्योंकि आपको जानकारी देना है। डॉक्टर CS सिंह जी आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं। जानकारी क्या दे रहे हैं ये गंद्रू भाई, आप ही बता दीजिए। तो जानकारी ये है किसान भाइयों कि हम लोग खेती करते हैं और किसी भी फसल के उत्पादन में जो उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा फसल का जो उत्पादन है वो अधिक होता है, लेकिन रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से कई तरह की हानियां भी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आज के समय में जोर दिया जा रहा है कि हम जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल करें, जैविक तरीकों का इस्तेमाल करें, ताकि जो हमारा जो उत्पादन है वो भी बरकरार रहे और जो मिट्टी है उसकी जो उत्पादक क्षमता है वो भी अच्छी रहे और लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़े। तो आज हम चलिए जैविक के तरीके के बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। बिल्कुल। आज हम लोग जानकारी हासिल करते हैं कि किस प्रकार से जैविक विधि द्वारा फसल उत्पादन की जाए। इसी विषय पर जानकारी हासिल करने के लिए चलते हैं डॉक्टर साहब जानकारी लेते हैं। जो डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर CS सिंह, जो सस्य विभाग में हैं। चलिए डॉक्टर साहब से इस विषय पर विशेष जानकारी हासिल करते हैं। तो किसान भाइयों को सबसे पहले ये बताएं कि जैविक जो होती है वो होता क्या है। जैविक विधि द्वारा जो हम खेती करते हैं उसमें किसी तरह के रासायनिक पदार्थों का उपयोग वर्जित है, क्योंकि ये जो रासायनिक पदार्थ हम जैसे यूरिया, DAP, पोटास, तरह तरह के कीट पतंगों को मारने के लिए तरह तरह के रासायनिक केमिकल जो इस्तेमाल करते हैं, उससे फसलों के ऊपर भी खराब प्रभाव पड़ता है। हाँ, कीट पतंगों को भले ही हम नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उसके साथ फसलों को भी खराब उसका प्रभाव पड़ता है। साथ में जो हम उसको उस पदार्थों को खा रहे हैं तो हमारे भी स्वास्थ्य पे खराब प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही जो मृदा में जो उत्पादकता क्षमता है वो धीमे धीमे इसके कारण घटती है। तो इस कारण से जैविक विधि पे इस समय बहुत ध्यान दिया जा रहा है। पूरे विश्व भर में इसका जैविक विधि द्वारा मांग बढ़ रही है और जैविक पदार्थों का लोग उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रहे हैं। तो रासायनिक विधि और जैविक विधि जो होता है, तो हमारे मार्केट में ये कैसे लोग जानेगा कि ये जैविक विधि द्वारा ये खेती की गई है, ये फसल जो है, और ये रासायनिक विधि द्वारा, इसका कैसे पता चलेगा ताकि उसका वो मार्केट वैल्यू उसको मिल सके। बाजार में ऐसा देख के तो कोई आदमी नहीं पहचान सकता है कि ये जैविक विधि द्वारा उत्पादित पदार्थ है, लेकिन जैविक विधि द्वारा जो उत्पादित पदार्थ होता है, जो फार्म करता है, उसका डिफरेंट एग्रीडेशन एजेंसी है, सर्टिफिकेशन एजेंसी इसके ऊपर काम करती हैं। जो किसान उगाता है उसको पहले उसका एक्रीडेशन करा के उसका सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है और 3 साल तक उसको अपने खेत में कोई भी केमिकल या कोई भी रासायनिक पदार्थ नहीं डालना होता है। तब उस सर्टिफिकेशन एजेंसी उसको प्रमाणित करती है कि इनके जो भी उगाया जा रहा है वो ऑर्गेनिक है, और तब वो उस एजेंसी के नाम पे वो पदार्थ बाज़ार में बिकता है कि हाँ ये ऑर्गेनिक पदार्थ है, जैविक पदार्थ है, इसको आप उपयोग कर सकते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब हुआ कि एक एजेंसी द्वारा उसको सर्टिफाइड कराना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में जाएंगे तो उसका वैल्यू मिलेगा। हाँ, है ना। हाँ। आपने एक बहुत बढ़िया चीज़ बताया कि इसका समय काफ़ी दिन तक कोई फसल रख सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। हाँ। है ना। हाँ। और स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है जैविक विधि द्वारा। हाँ। क्योंकि इसमें रसायन का उपयोग नहीं होता है। हाँ। आपने बीच में बताया था कि इसमें खरपतवार काफ़ी लगता है। हाँ। है? इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे। जैविक विधि में चूँकि रासायनिक पदार्थों का उपयोग वर्जित है, इसलिए खरपतवार की समस्या जो आती है उससे निपटना बहुत कठिन होता है। हाँ, जो हम निराई गुड़ाई के द्वारा ही केवल उसमें नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन अगर किसान भाई शुरू में ही थोड़ा सा कुछ टेक्निक है उनको अपना सकता है, जैसे जिसको हम कहते हैं स्टेल सीड बेड टेक्निक। उसमें होता है खरपतवारों को धोखा देना। हाँ, तो जब आप अपना खेत तैयार करते हैं उसी समय आप खेत में पानी पटा दीजिए ताकि खरपतवार को ये धोखा हो कि फसल लग गई है और वो खरपतवार निकल जाते हैं। तो उसके बाद उस खरपतवार को आप कोड़ के ज़मीन में नष्ट कर दीजिए। उसके बाद आप फसल को रोपें तो उससे आपको खरपतवारों की समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। लेकिन आपको 2 से 3 निराई गुड़ाई उसमें करना पड़ेगा ताकि शुरुआती 40 से 50 दिन फसलों को खरपतवार से मुक्त रखा जाए और अच्छा तब आप उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे।
डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसमें रोग व्याधि भी काफ़ी समस्या रहती है जैविक विधि में। हाँ। काफ़ी रोग लगते हैं। हाँ। तो इसके नियंत्रण और इसके बचाव के लिए क्या उपाय करेंगे? जैविक विधि में पाया गया है कि रासायनिक विधि द्वारा जहाँ आपको कीट पतंगों और दूसरे रोगों का जितनी समस्या होती है, जैविक विधि में थोड़ा रेजिस्टेंट पावर पौधे के अंदर बढ़ जाता है। अगर आप देखेंगे तो दूसरे रासायनिक खेतों में जहाँ कीट पतंगों का अटैक पहले होता है, तो जैविक विधि में कम अटैक मिलता है उस चीज़ों का। लेकिन हम कुछ पहले ही प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं। जैसे बाज़ार में उपलब्ध है ट्राइकोडर्मा का आप शुरू में ही जब आप खाद डाल रहे हैं तो खाद में आप वर्मी कंपोस्ट या जो FYM है उसके साथ उसको मिला लीजिए। ये एक माइसीलियम की तरह है जो पूरा खाद में फैलता चला जाता है। तो अगर आप उसको शुरू में 5 किलो में मिला लिए, फिर 5 किलो को 50 किलो में मिला लिए, तो वो पूरा 50 किलो में फैल जाएगा। और 50 किलो को जब आप अपने खेत में छींट रहे हैं तो वो क्या करता है कि जड़ के पास एक जैसे मकड़ी का जाला टाइप में होता है वैसे झिल्ली टाइप में बना देता है। तो कोई भी अगर कीट पतंगा या कुछ भी जो मिट्टी से अगर उसको नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो उस जाले के कारण उसको नहीं नुकसान पहुंचा पाता है। लेकिन इसको हमको शुरू में ही प्रिवेंटिव मेजर शुरू में ही अपनाना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर किसी रोग का या किसी कीट का प्रकोप हो रहा है तो उस समय हम बाज़ार में नीम ऑयल या झारखंड राज्य में करंज ऑयल बहुत मात्रा में उपलब्ध है, उनका प्रयोग कर सकते हैं। करंज ऑयल 5 ml 1 लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव करने से आपको करना होगा। नहीं, अगर रोग लग रहा है तो उस समय आपको जब कीट का प्रकोप हो रहा है, जो सकिंग टाइप ऑफ पेस्ट होते हैं उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। तो अगर उसमें आप डाल रहे हैं तो आपको उससे निजात मिल सकती है। और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब के बताए के तरीके से अगर किसान भाई खेती करेंगे तो निश्चित रूप से अधिक मुनाफा प्राप्त करेंगे। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए हुए थे, अच्छी जानकारियाँ दी हमारे किसान भाइयों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जानकारी तो बहुत ही बढ़िया रहा। तो गंजू भाई, क्यों ना हम अपने दर्शकों को लिए चले IMD पुणे कुछ और जानकारी के लिए। छोटी जानकारी है लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी है किसान भाइयों, तो आइए देखते हैं ये जानकारी। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में हल्के बादल रहेंगे। हवा दक्षिण से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। सरसों और तोरिया फसल की कटाई बारिश की संभावनाओं को देखते हुए करें। कटे फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने का प्रबंध करें। जो किसान गर्मा धान की रोपाई कर चुके हैं वो रोपा के 15 दिन बाद नील हरित शैवाल 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से भुरकाव करें। अगर गर्मा धान में नील हरित शैवाल का व्यवहार किया जाए तो यूरिया के भुरकाव में 15 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कटौती कर दें। ये जानकारी भी आपकी पूरी हुई, लेकिन एक जानकारी और है, आप हमारा पता नोट कीजिएगा। उससे पहले हम आपको बता दें कल के कार्यक्रम के बारे में। तो कल हम किसान भाइयों को बाखला की खेती के बारे में जानकारी देंगे और गर्मा टमाटर की खेती के बारे में। अब वक्त हो चला है कागज कलम उठाने की और हमारा पता नोट करने की। फटाफट कागज और कलम उठाइए, हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातों रोज रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।